पाकिस्तान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि रोजाना जिंदगी का एक हिस्सा है और हर घर में लाजमी समझी जाती है। सुबह का स्टार्ट हो या फिर रात की बैठक, चाय के बगैर हर मोमेंट अधूरा लगता है। घर पे मेहमान आए या दोस्त मिलने आए, सबसे पहला सवाल यही होता है कि चाय पियोगे। ये हमारे कल्चर का परमानेंट हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो चाय हम रोजाना पीते हैं, इसकी कहानी इतनी भी आम नहीं है जितनी आम हमें दिखाई देती है। हकीकत यह है कि चाय ने सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को भी इफेक्ट किया है। एक ऐसा भी वक्त था जब चाय की वजह से दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान टेंशन एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी। चाय के ट्रेड ने डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर ओपियम वार्स हैं। ये वार्स सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं थी बल्कि ट्रेड कंट्रोल के लिए थी। सोचो, एक सिंपल सी ड्रिंक जो हम रोजाना पीते हैं, एक टाइम पर वो ग्लोबल पावर स्ट्रगल का रीजन थी। आज भी पूरी दुनिया में पी जाने वाली ड्रिंक्स में से चाय टॉप नंबर्स में काउंट होती है। अब सवाल यह है कि चाय ने पूरी दुनिया को कंट्रोल कैसे किया और ये एम्पायर्स को शेप कैसे करती रही। आज की इस वीडियो में हम चाय की कंप्लीट जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कहानी स्टार्ट होती है चाइना से, जहां पे चाय पहली बार डिस्कवर हुई और आहिस्ता आहिस्ता रॉयल ड्रिंक बन गई। शुरू में चाय सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती थी और आम लोगों के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होती थी। चाइनीज लोग उस वक्त चाय को सिर्फ ड्रिंक नहीं बल्कि मेडिसिन और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट समझते थे। आहिस्ता आहिस्ता चाय इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि ये चाइना की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गई और हर जगह यूज होने लगी। अब यहाँ एंट्री होती है ब्रिटेन की, जो इस ड्रिंक के पीछे पागल होता चला गया। ब्रिटिश लोगों ने जब चाय पहली मर्तबा पी तो वो इसके फैन हो गए और उनको चाय बहुत ही ज्यादा पसंद आई। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन चाय खुद प्रोड्यूस नहीं करता था बल्कि वो पूरी तरह से सप्लाई के लिए चाइना पर डिपेंडेंट था। हर साल ब्रिटेन चाइना से मैसिव क्वांटिटी में चाय इंपोर्ट करता था, जो कि उनकी इकोनॉमी पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। चाइना सिर्फ चाय के बदले सिल्वर लेता था, यानी ब्रिटिशर्स का पैसा चाइना जा रहा था। यानी पावर बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता चाइना के फेवर में जा रहा था, जो कि ब्रिटेन के लिए बहुत ही डेंजरस सिग्नल था। ब्रिटेन को समझ आ गया कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो उनकी इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता वीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि चाइना सिल्वर के अलावा किसी और चीज के बदले ट्रेड करने पर राजी ही नहीं था। अब ब्रिटेन के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो इस डिपेंडेंस को एक्सेप्ट करें या फिर इसके लिए कोई नया रास्ता निकालें। और यहीं पे स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। ब्रिटेन ने इसके लिए सीधा सिंपल सोल्यूशन यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सबको हिला के रख दिया। उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जो कि आगे चल के पूरी दुनिया की हिस्ट्री चेंज करने वाला था। ये प्लान सिर्फ ट्रेड का नहीं था बल्कि पावर और कंट्रोल हासिल करने की हिडन स्ट्रेटेजी थी। ब्रिटेन ने फैसला किया कि वो किसी भी तरह से चाइना की मोनोपोली को तोड़कर अपना फायदा क्रिएट करेगा। इस पॉइंट पर चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी बल्कि एक ग्लोबल पावर गेम बन चुकी थी। और अब जो होने वाला था वो सिर्फ ट्रेड नहीं था बल्कि कन्फ्लिक्ट और क्योस का स्टार्ट था। आगे चल के ब्रिटेन का ये डिसीजन पूरी दुनिया को डेंजरस वॉर की तरफ ले जाने वाला था। ब्रिटेन ने जब देखा कि चाइना उनकी बात नहीं मान रहा तो उन्होंने एक डेंजरस प्लान बनाया। उन्होंने देखा कि वो चाइना को डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं कर सकते, इसलिए चाइना को इनडायरेक्टली किसी तरीके से वीक बनाना पड़ेगा। यहीं पर ब्रिटेन ने एक नया वेपन यूज किया। ये वेपन कोई गन नहीं थी बल्कि एक नशा था जिसका नाम ओपियम था। ओपियम एक ऐसा नशा था जो पॉपी प्लांट से बनता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को एडिक्टिव बना देता है। इसका यूज पहले मेडिसिन में होता था, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल इंसान को फिजिकली और मेंटली कमजोर बना देता है। ब्रिटेन ने ओपियम को अपने कंट्रोल में इंडिया में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। फिर इस ओपियम को सीक्रेटली चाइना में स्मगल करना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग इसके एडिक्टिव बन जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड क्रिएट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता चाइना के लाखों लोग इसके एडिक्टिव हो गए और चाइना में ओपियम की डिमांड क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटेन ने गेम रिवर्स कर दी। अब चाइना ब्रिटेन से ओपियम खरीद रहा था और ब्रिटेन चाइना से चाय खरीद रहा था। यानी जो पैसा पहले सिर्फ चाइना के पास जा रहा था, अब ये पैसा वापस ब्रिटेन के पास आना शुरू हो गया।
चाइना की गवर्नमेंट ने जब ये सिचुएशन देखी तो उन्होंने ओपीएम पर सख्त बैन लगा दिया। उन्होंने ओपीएम की शिपमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया ताकि इस नशे को रोका जा सके। लेकिन ब्रिटेन के लिए ये सिर्फ ड्रग्स नहीं थी, बल्कि उनकी पावर और उनके कंट्रोल की गेम बन चुकी थी। ब्रिटेन ने इस एक्शन को अपने खिलाफ अटैक समझा और स्ट्रांगली रिएक्ट करने का सोचा, और यहीं से स्टार्ट हुई ओपीएम वार्स, जो कि हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल वार समझी जाती हैं। ये वार सिर्फ लैंड बॉर्डर्स के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रेड कंट्रोल और इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए भी थी। ब्रिटेन ने अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी का यूज करते हुए बैटलफील्ड में चाइना पर हैवी प्रेशर डाला। चाइना उस टाइम पर इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं था, इसलिए वो ब्रिटिशर से मुकाबला नहीं कर पाया। नतीजा ये हुआ कि चाइना ये वार हार गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी कंडीशंस को चाइना पर जबरदस्ती इंपोज कर दिया। ब्रिटेन ने चाइना के पोर्ट्स ओपन करवाए और अपना ट्रेड सिस्टम उन पर फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया। यानी एक सिंपल सी ड्रिंक ने पूरी कंट्री को वार और कन्फ्लिक्ट की तरफ धकेल दिया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि दुनिया चाय के कंट्रोल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। ब्रिटेन ने चाइना से वार जीतने के बाद ये सोच लिया कि सिर्फ वार के जरिए से ट्रेड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें एक स्टेबल और इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन चाहिए थी, जो कि चाइना पर डिपेंडेंट ना हो। इस पॉइंट पर चाइना की टी मोनोपोली वीक हो चुकी थी और पूरी दुनिया में इसका कंट्रोल कम हो रहा था। चाइना अब ट्रेड में पहले जैसा डोमिनेंट की प्लेयर नहीं रहा था। ब्रिटेन ने आहिस्ता आहिस्ता चाइना से टी की इंपोर्ट को कम किया और अल्टरनेटिव सोर्सेज फाइंड करना स्टार्ट कर दिए। अब फोकस शिफ्ट हुआ कॉलोनीज की तरफ, जहां पर उनका डायरेक्टली कंट्रोल हो सकता था। यहीं पर एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, जो कि इंडिया को ग्लोबल टी मैप पर ले आता है। ब्रिटेन ने इंडिया में असम और दीगर इलाकों में लार्ज स्केल पर टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी। इसका मेन मकसद ये था कि चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो और ब्रिटेन अपनी सप्लाई खुद कंट्रोल करे। इंडिया के लोकल इन्वायरमेंट को यूज करते हुए चाय को कमर्शियल लेवल पर स्केल किया गया। आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटेन ने चाइना की जगह ग्लोबल टी सप्लाई चेन में अपना रोल स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ फार्मिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जहां पर प्रोडक्शन और ट्रेड दोनों कुछ ब्रिटिश एम्पायर के पास था। चाइना अब सिर्फ रीजनल प्लेयर बनकर रह चुका था, जबकि ग्लोबल प्लेयर अब ब्रिटेन बन गया था। ये वही पॉइंट था जहां पर चाय एक कमोडिटी नहीं थी, बल्कि पावर और कंट्रोल का सिंबल बन गई थी। ब्रिटेन ने अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल कर दी थी और चाइना का इन्फ्लुएंस काफी हद तक कम कर दिया था। अब ग्लोबल टी गेम का सेंटर एशिया के एक और रीजन की तरफ मूव हो रहा था, जो कि नेक्स्ट फेज को डिसाइड करेगा। चाइना का चैप्टर अब ग्लोबल टी वार में क्लोज हो रहा था, जो एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका इफेक्ट आज तक दुनिया की हैबिट्स में और इकोनॉमी में इजीली विजिबल नजर आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे चाय ने कल्चर्स को शेप किया और पूरी दुनिया में स्प्रेड हुई। और ये सब कुछ तब हुआ जब एक छोटी सी ड्रिंक ने एम्पायर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। जब ब्रिटेन ने अपनी सप्लाई चेन कंट्रोल की तो चाय सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रही, बल्कि ग्लोबल फिनोमिनन बन गई। आहिस्ता आहिस्ता चाय यूरोप, मिडल ईस्ट और पूरे एशिया में फैल गई और हर रीजन ने इसे अपने अपने तरीके से अडॉप्ट किया। यूनाइटेड किंगडम ने चाय को अपने डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बनाकर पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। ब्रिटेन के थ्रू चाय यूरोप में भी सोशल गैदरिंग्स और हॉस्पिटैलिटी का सिंबल बन गई। अब चाय सिर्फ एलीट क्लास में फेमस नहीं थी, बल्कि आम लोगों और मिडिल क्लास में भी उतनी ही ज्यादा फेमस हो गई थी। हर कंट्री ने चाय को अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से कंट्रोल किया, लेकिन मेन चीज सेम रही, कंफर्ट और कनेक्शन। इस पीरियड में चाय ग्लोबल ट्रेड कमोडिटी से कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी थी। मिडल ईस्ट और एनातोलिया रीजन में चाय काफी ज्यादा फेमस होने लगी और कॉफी के साथ को एग्जिस्ट करने लगी। आज तक तुर्की में उसी रिवायत को कंटिन्यू रखा हुआ है और तुर्की पूरी दुनिया में चाय पीने में नंबर 1 पर है। तुर्की में चाय हॉस्पिटैलिटी का सिंबल बन चुकी है। मेहमान को चाय ऑफर करना रिस्पेक्ट का साइन समझा जाता है। यूरोप से लेकर एशिया तक चाय ने हर जगह अपनी जगह बना ली थी और हर कल्चर में अपना रोल प्ले कर रही थी। अब चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं रही थी, बल्कि एक सोशल बॉन्डिंग और कम्युनिकेशन का टूल बन चुकी थी।
ब्रिटेन ने इस कमोडिटी को ग्लोबल स्केल पर नॉर्मलाइज किया और वर्ल्ड वाइड हैबिट बना दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ टेस्ट का नहीं था बल्कि ग्लोबल कल्चर और ट्रेड इन्फ्लुएंस का भी था। अब चाय पूरी दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा कंज्यूम होने वाली बेवरेज बन चुकी थी। लेकिन इस पूरी स्टोरी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल एशिया का वो रीजन था जो बाद में पाकिस्तान बना। 1947 में जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना तो चाय इसकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका था। पाकिस्तान में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी बल्कि मेहमान नवाजी का पार्ट और डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। अब चाय की ग्लोबल जर्नी कंप्लीट हो चुकी थी, चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और ये सिर्फ एक सिंपल से लीफ से स्टार्ट हुआ था जो अब पूरी दुनिया के हर कल्चर में यूज होने वाली एक ड्रिंक बन चुकी है। जब हम पूरी हिस्ट्री को देखते हैं तो चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि ग्लोबल हिस्ट्री का एक साइलेंट ड्राइवर नजर आता है। चाइना से स्टार्ट होने वाली ये ड्रिंक वार्स, ट्रेड और एम्पायर्स के डिसीजंस तक जा पहुंची थी। चाइना ने इस स्टोरी को स्टार्ट किया लेकिन इसका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की हर कंट्री के पास जाता रहा। ब्रिटेन ने चाय को सिर्फ कंज्यूम नहीं किया बल्कि ग्लोबल ट्रेड और पावर स्ट्रेटजी का पार्ट बना दिया। फिर वही चाय जो पहले एलीट लोग पीते थे अब हर इंसान की जिंदगी का पार्ट बन चुकी है। अब चाहे यूनाइटेड किंगडम हो या फिर तुर्की, चाय हर जगह पर कल्चरल आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। सप्लाई चेन अब भी सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज के हाथ में है जहां पर प्रोडक्शन होती है और बाकी सारी दुनिया कंज्यूम करती है। पाकिस्तान भी इस सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जहां पर डिमांड तो हाई है लेकिन प्रोडक्शन तकरीबन जीरो है। हर साल पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी का बहुत सारा हिस्सा चाय इंपोर्ट करने में खर्च करता है जो कि डिपेंडेंसी शो करता है। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है बल्कि इकोनॉमिक रियलिटी है जो कि सारी कंट्रीज को इफेक्ट करती है। आज भी चाय ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होती है लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ चंद ही कंट्रीज के पास मौजूद है जहां पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। यानी पावर अब वार्स से नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होती है। चाय की कहानी हमें यह बताती है कि सिंपल ड्रिंक्स भी पूरी दुनिया का सिस्टम चेंज कर सकती हैं और जो चीजें हम रोजाना कंज्यूम करते हैं वो किसी टाइम पर एम्पायर्स के राइज और फॉल का रीजन थी। इस जर्नी से प्रूव होता है कि ग्लोबल पावर सिर्फ वार्स से नहीं बल्कि रिसोर्सेज और सप्लाई चेन की वजह से भी कंट्रोल होती है। आज चाय हमारी जिंदगी का एक नॉर्मल पार्ट है लेकिन इसके पीछे इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स कहानी छुपी हुई थी। हर कप के साथ पूरी दुनिया की स्ट्रगल, ट्रेड और वार्स छुपी हुई हैं और इसीलिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक स्टोरी है जो आज तक चल रही है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें।